नमस्कार। मैं रत्नेश आज आपके सामने फिर एक एस्ट्रोलॉजी का फार्मूला लेकर के उपस्थित हूँ। मैं जैसा कहता आया हूँ कि एस्ट्रोलॉजी एक पूरी तरह से साइंस है। जिस प्रकार से साइंस में किसी भी फार्मूले को आप लीजिए और उसको जब भी आप यूज़ करेंगे बार बार यूज़ करिए, अलग अलग जगह यूज़ करिए, लेकिन उससे जो फार्मूला है और जो आप वैल्यू यूज़ करेंगे, हमेशा अगर वैल्यू सेम रहेगी, फार्मूला सेम रहेगा तो आंसर भी सेम आएगा। यही साइंस की अपनी परख है और यही साइंस की अपनी इम्पॉर्टेंस है कि कॉन्सेप्ट नहीं बदलते, फार्मूले नहीं बदलते। आप अलग अलग जगह उसको जब वैरी करते हैं तो कॉन्सेप्ट वही रहेगा, फार्मूला भी वही रहेगा और घटनाएं भी वही घटती हैं। इसी प्रकार से एस्ट्रोलॉजी को भी हम उसी प्रकार से समझते हैं कि मॉडर्न में हमें जो एस्ट्रोलॉजी में देखना है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उसको आप एक साइंस की नज़र से देखें। ये नहीं कि पुराने ज़माने में जैसे देखा जाता था या बीच में, पुराने ज़माने में तो नहीं बोलना चाहिए। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने एस्ट्रोलॉजी की पूरी हिस्ट्री आपको बताई थी और हमने बताया था कि सबसे ज़्यादा इसकी दुर्गति जो हुई है वो आधुनिक काल में हुई है। तो जो ये बीच का हमारा सफ़र रहा, अब ये हम नहीं कह सकते कि अभी हमारी एस्ट्रोलॉजी बहुत ऊपर आ चुकी है। आज भी वही कंडीशन है क्योंकि बैक पे उस पर इतने ज़्यादा लोगों ने उसमें मूर्ख बनाए हैं कि उसका इफ़ेक्ट अभी तक उस पर पड़ता आ रहा है और लोग अब तो इसको फॉल्स समझने लगे। लेकिन मेरा बस एक प्रयास है कि नहीं, एस्ट्रोलॉजी फॉल्स नहीं है। एस्ट्रोलॉजी में जो फार्मूले दिए गए वो बहुत सटीक है। एक ऐसी साइंस है जिसको आप समझ करके आप आने वाली घटनाओं के बारे में पहले से ही सचेत कर सकते हैं और कर देना चाहिए। तो मैं जैसा कहता आया हूँ कि हमेशा 3 चीज़ें देखनी है कुंडली में, हॉरोस्कोप में उसके योग होने चाहिए उन घटना का। सेकंड पॉइंट उसकी दशाएं होनी चाहिए और थर्ड पॉइंट गोचर मिलना चाहिए। जिस वक्त दशा और गोचर सटीक बैठेगा और अगर कुंडली में उस प्रकार की घटना घटने का योग है तो वो घटना घट जाएगी। मीन्स अगर कुंडली में केवल योग है और उसके अकॉर्डिंग दशाएं और गोचर नहीं मिले तो वो घटना नहीं घटेगी। तो ये क्या करता है, ये एस्ट्रोलॉजी के पार्ट को थोड़ा सा झूठा साबित कर देता है कि हम बिना दशा और गोचर को देखे ही कोई प्रेडिक्शन करने लगते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि उसमें योग बने हुए हैं और फिर आप देखिए कि दशा और गोचर कब कॉम्बिनेशन बैठाएंगे, उसी वक्त वो घटना घटेगी। ज़्यादा टाइम न लेते हुए मैं एक फार्मूले को लेकर के आया हूँ और मैं इस फार्मूले से कई चीज़ों को यानी कई लोगों की कुंडली में इसको लगाऊंगा और बताऊंगा देखिए घटना सेम घट रही। मैं फार्मूला बिल्कुल नहीं बदलूंगा, ये एक रिसर्च का पार्ट है। मैं फार्मूला नहीं बदलूंगा लेकिन घटना घटने वाली सेम रहेगी। तो आप देखिए जैसे ये कुंडली मेरे सामने है और ये कुंडली जो है श्रीमती इंदिरा गांधी की है और ये इंदिरा गांधी का D1 चार्ट है एंड ये इंदिरा गांधी का D30 चार्ट है। हम यहाँ पर बताना क्या चाह रहे हैं कि इंदिरा गांधी की डेथ क्या डिसाइडेड थी, क्या उनके हॉरोस्कोप ये बता रहा था कि जिस वक्त डेथ हुई है क्या उस वक्त कोई इंडिकेशन था? बिल्कुल था। अगर उस वक्त ये कैलकुलेट कर लिया जाता तो उनको सजग किया जा सकता था। यही एक एस्ट्रोलॉजी का सबसे अच्छा पॉइंट मुझे लगता है कि पहले से ही आप बता सकते हैं कि भाई ये घटना आप पे अब घटने वाली है, आप सावधान हो जाइए। देखिए सावधान हो जाएंगे तो घटना से बच जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सावधान अगर आप मतलब नहीं आपने ध्यान दिया तो घटना घट जाएगी और सावधान हो गए तो घटना नहीं घटेगी या बच जाएगी या बहुत हल्की सी चीज़ें लग करके चली जाएंगी। तो देखिए इंदिरा गांधी की जो डेथ हुई सबको पता है कि कैसे हुई। कुछ लोगों ने उन पर गोली चलाई, मारा। तो उनकी जो घटना जो थी वो कब हुई? 31 अक्टूबर 1984 की। मैं यहाँ बिल्कुल नहीं कहना चाह रहा हूँ कि वो घटना सही थी या खराब थी, मेरा सब्जेक्ट नहीं है। मेरा सब्जेक्ट केवल हॉरोस्कोप की एनालिसिस करना है। आप इस पक्ष से और इस नज़रिए से देखिए, मैं ये बात आपको बता रहा हूँ। तो देखेंगे आप 31 अक्टूबर 1984 में जो ये घटना घटी, क्या वाकई उसको घटने का समय था? क्या उनकी कुंडली में ऐसे योग थे? यस, बिल्कुल थे। आप देखिए 2-3 पार्ट है कि अगर फर्स्ट का और 8th का आपस में कॉम्बिनेशन हो जाए तो ऑब्वियस है कि कुछ ऐसी घटना जरूर घटेगी जिसको हम लोग एक्सीडेंटल कहते हैं। अब एक्सीडेंटल कैसे हो सकता है? बम से उड़ाया जा सकता है, गोली से मारा जा सकता है, चाकू से मारा जा सकता है। इसके बारे में हम नहीं बता पाएंगे और ज़बरदस्ती मत फिट बैठवाइए कि नहीं बता दीजिए। या कोई एक्सीडेंट हो सकता है कि जिससे व्यक्ति की डेथ हो जाए। देखिए हर एक्सीडेंट से डेथ नहीं होती है। डेथ कब होगी? जब उसमें आयु खंड बाधित हो रहा हो। D1, D9, D12, D30 चार्ट में क्या हो रहा? आयु खंड बाधित हो रहा, यानी आपको पता चल रहा है कि अब यहाँ के आगे आयु नहीं जाएगी।
तो वहाँ पे देखिए, और वो उसी वक्त अगर घटना घटने का टाइम आ गया तो आप समझ लीजिए कि वो जो एक्सीडेंट होगा, कैसा एक्सीडेंट होगा ये बताना मुश्किल है। मीन्स हमारे लेवल पर हम नहीं बता पाएंगे। अगर आप लोग कोई जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, तो मुझसे ज़रूर शेयर करिए कि देखिए ये घटना घटेगी तो चाकू मारा जाएगा, ये घटना घटेगी तो किसी एक बड़ी ट्रेन से दुर्घटना होगी, और यह घटना घटेगी तो बम से उड़ा दिया जाएगा, या ये घटना घटेगी गोली मार दिया जाएगा। ये इस फार्मूले पे मैं नहीं पहुंच पाया, और मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग इस पे रिसर्च करें, उस पे नहीं पहुंच पाए। ये जो छोटे लेवल के एस्ट्रोलॉजर है वो बड़ा कहीं से घुरा, मतलब कि घुमा फिरा के चीज़ों को ज़बरदस्ती प्रूफ करते। ज़बरदस्ती नहीं प्रूफ करना है, मैं बोलता हूँ जो चीज़ें इससे पता चलती हैं वो पता चल जाती, क्लियर। तो मैं देखिए घुमाते हुए नहीं, मैंने आपको बताया कि क्या चीज़ें कभी नहीं पता चल पाएंगी। अगर कोई आगे आने वाले समय में, मैं रिसर्च कर रहा हूँ, हमें वो मिल जाएगी तो मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगा वो चीज़ें। लेकिन अभी हमारे पास नहीं है कि किस चीज़ से घटना घटेगी, चाकू मारा जाएगा, बम मारा जाएगा, गोली मारी जाएगी, या कि एक्सीडेंट होगा। मैं बता रहा हूं कि घटना घटेगी और उस वक्त डेथ होगी। कैसे? अगर वहां आयुखंड D1, D3, D9, D12, D30 चार्ट में आयुखंड आप चेक कर लीजिए, वहां पर अगर आयुखंड बाधित हो रहा हो और साथ में उसी समय दुर्घटना घटने के योग आ गए हो, दशाएं और गोचर फिट बैठ रहा हो, समझ लीजिए वो उसके लिए अंतिम क्षण होगा। तो देखिए ये मैंने पहले ही चेक कर लिया, इस कुंडली में मैं नहीं दिखा रहा हूं कि आयुखंड मैंने चेक कर लिया है कि यहाँ से 1984 से इनका आयुखंड बाधित हो रहा था। अब मैं ये आपको दिखाता हूँ कि देखिए इसमें एक्सीडेंट यानी कि कोई दुर्घटना मीन्स कोई भी दुर्घटना होने के योग हैं जिससे इस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो पहले मैंने चेक कर लिया आयुखंड। अब देखिए यहाँ पर आप देखिए फर्स्ट एंड एर्थ का आपस में कनेक्शन हो रहा है। फर्स्ट कौन है? कर्क यानी चंद्रमा, और एर्थ कौन है? शनि। बताते दिक्कत नहीं, देखिए चंद्रमा और शनि आमने सामने, इसका मतलब कनेक्शन हो रहा है, और उसमें मंगल की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। तो मंगल देखिए अपनी 7th दृष्टि से 8th हाउस को देख रहा है। ठीक, क्लियर हो गई बात। चंद्रमा यहाँ पर क्या हो रहा है? चलित में ये पीछे खिसक रहे हैं, चंद्रमा चलित में पीछे खिसक रहे हैं। अब महादशा तो यानी कुल मिला के हमने पकड़ लिया कि भाई घटना तो घट सकती है। कब घटेगी? तो मैंने देखा कि जब इनके ऊपर शनि की दशा स्टार्ट हुई, पूरी महादशा मैंने नहीं लिखा, वो टाइम लिखा है जिसमें ये घटना घटी, और मैं बता रहा हूँ कि क्यों इसी समय घटना घटी। तो देखिए शनि की महादशा स्टार्ट हुई, और शनि कौन है? अष्टमेश है। D30 चार्ट में शनि बहुत अच्छा बैठा हुआ है, इसलिए शनि यानी शनि की महादशा में, शनि की अंतरदशा में ये घटना नहीं घटी। आगे ये जो घटना घटी है राहु की अंतरदशा में घटी। क्यों राहु की अंतरदशा में घटी उस बात को आप समझिएगा यहाँ पर कि देखिए D30 चार्ट में राहु और केतु एक साथ दिखाए जाते हैं, ये डिग्रीज पर बनता है, तो यहाँ पर ऐसे दिखाए जाते हैं, आप उनको आमने सामने कर लीजिए। ठीक है, दिखाने का तरीका D30 चार्ट में राहु केतु का यही है। तो मैंने चलिए राहु को उठा के आमने सामने कर दिया। अब यहाँ 10th में मैंने पहुँचाया तो यहाँ पर सिंह राशि है, सिंह राशि का लॉर्ड सूर्य हो गया। सूर्य कहाँ पर है? यहाँ पर बैठा है 7th हाउस में। अच्छा है लेकिन अच्छा नहीं है, क्योंकि जहाँ पर ये बैठा उसका स्वामी शुक्र देखिए कहाँ पर आ रहा है? 8th हाउस में। इट मीन्स कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समस्या आने वाली है। तो कौन डिस्टर्ब हो रहा है यहाँ पे? शुक्र नहीं, राहु, क्योंकि राहु जहाँ पर बैठा है उसका जो लॉर्ड है सूर्य जहाँ पर बैठा है वो शुक्र डिस्टर्ब कर रहा है। जरा देखते हैं, केवल D30 देख करके आप डिसाइड नहीं कर सकते। D1 में देखिए, तो D1 में आपको दिख गया होगा कि राहु 6th हाउस में बैठा है, ये तो खुद ही डिस्टर्बेंस है। साथ में ये खिसक रहा है, चलित में पीछे जा रहा है, बट वो तो दोनों तरफ का इफेक्ट देगा। तो राहु यहाँ पर बैठा हुआ, यानी कि D1 चार्ट में भी राहु की स्थिति अच्छी नजर नहीं आ रही, कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस करेगा, और D30 चार्ट में भी मैंने दिखाया डिस्टर्बेंस करेगा। तो यानी कि राहु की ही अंतरदशा में इन पे वार हुआ। अब सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है? पहले तो हमने दिखाया आपको कि इनमें योग मिल गए, दूसरा मैंने बताई दशाएं मिल गई, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट गोचर। तो देखिए जब ये घटना घटी तो गोचर क्या था? शनि तुला राशि में था और मंगल धनु राशि में था। मैंने कहा ना मंगल की बहुत इंपॉर्टेंस है, यानी योग बनाते समय भी मंगल को देखना होता है, इस प्रकार के योग जो बड़े बड़े दुर्घटना के कारक होते हैं, और साथ में कि जब गोचर में भी मंगल का ही रोल होगा तभी ऐसी बड़ी घटना घटती है। तो देखिए मंगल धनु राशि में है, जरा लगाते हैं यहाँ पर गोचर। पहले शनि को बैठाते हैं तुला राशि यहाँ पर, तो शनि ने अपनी तीसरी दृष्टि से किसको देखा? जब भी गोचर किसको फर्स्ट एर्थ या मंगल को अफेक्ट करेगा ये घटना घट जाएगी। और मैं ये देखो कई कुंडलियाँ आपको दिखाऊंगा और बार बार यही चीज़ें लगाऊंगा, इसके अलावा ये नहीं कि अब मैं फार्मूला बदलूंगा। फार्मूला यही है, यही रिसर्च का पार्ट है, यही हमारे यहाँ चीज़ होती है एकदम, कि रिसर्च जो चीज़ फार्मूला बना लेगा उसी पे सबके हॉरोस्कोप पे हम लोग लगाते हैं। ऐसा नहीं कि हम अपनी चीज़ों को देखते हुए अपना कॉन्सेप्ट बदल रहे हैं, कॉन्सेप्ट फिक्स है, उसी को लगाएंगे और चीज़ें सेम घटती हैं।
घटती इसका मतलब उसकी साइंटिफिक बातों को वो प्रूफ कर रही हैं। ठीक, देखिए शनि तुला, तो तुला में क्या अपनी तीसरी दृष्टि से किसको देखा उसने, यहाँ पे देखा, यहाँ तो कोई नहीं। अरे आप देख रहे हैं चंद्रमा क्या कर रहा है, पीछे जा रहा चलित में, और चंद्रमा कौन है, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है। यानी कि शनि ने तो देखिए लग्नेश को बांध दिया। आगे आइए, शनि ने अपनी 10वीं दृष्टि से किसको देखा, लग्न को भी देख लिया और अष्टमेश को भी देखा, क्योंकि अष्टमेश शनि ये है। तो शनि ने अपनी 10वीं दृष्टि से किसको देख लिया, अष्टमेश को और लग्न को, और इधर शनि ने अपनी तीसरी दृष्टि से लग्नेश को भी फंसा लिया। तो शनि से कौन कौन फंस गए, लग्न फंस गई, लग्नेश फंस गया और अष्टमेश फंस गया। अब इधर आइए, मंगल जरा देखिए किसको फंसा रहा है, मंगल धनु राशि में, यानी यहाँ। तो मंगल यहाँ पर 6th हाउस में बैठा हुआ है, तो पहले उसने तो लग्नेश को फंसा लिया, क्योंकि चंद्रमा यहाँ खिसक रहे हैं ना, चलित में आ रहे हैं, तो लग्नेश को उसने फंसा लिया। साथ में उन्होंने अपनी चौथी दृष्टि से तो खैर किसी पे चीज़ पे अफेक्ट नहीं हो रहा है, बट 7वीं देखिए, 7वीं से भी कोई अफेक्ट नहीं दिख रहा है। 8वीं दृष्टि से उसने लग्न को फंसा लिया और किसको फंसा लिया, अष्टमेश को। यानी शनि और मंगल ने गोचर में इस प्रकार की स्थिति बना दी। दशाएं वही मिल गई जिसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होना ही है। क्यों, क्योंकि देखिए ना D1 चार्ट और D30 चार्ट में आप देखिए किस प्रकार से राहु गड़बड़ कर रहा है। D1 चार्ट में तो राहु यहीं पर बैठा ही हुआ है, D30 चार्ट में कहाँ पर है, राहु यहाँ पर है, यहाँ पर है तो सूर्य के घर में बैठा हुआ। सूर्य से कौन हुआ, सूर्य कहाँ पर आके बैठा, शुक्र, और शुक्र का लॉर्ड यहाँ फंस गया आके। राहु केतु की आप वो दृष्टि मत लगाने लगिए, राहु केतु की कोई दृष्टि नहीं होती, ये छाया ग्रह प्लैनेट है, और ये वाकई प्लैनेट नहीं है, केवल एस्ट्रोलॉजी में इसको प्लैनेट माना गया है। चंद्रमा भी कोई प्लैनेट नहीं है, केवल एस्ट्रोलॉजी में इसको प्लैनेट माना गया है। एस्ट्रोलॉजी में जो प्लैनेट की डेफिनेशन है नॉर्मल, वो डेफिनेशन हर जगह काम नहीं करती है, इसलिए लोग कहते हैं कि नहीं ये तो गलत बोल रहे हैं। आप बातों को समझिए, गलत नहीं बोला जा रहा, ये फार्मूले बनाए गए हैं, इसका इफेक्ट पड़ता हम लोगों के ऊपर। और मैं तो अब ये देखने लगा हूं कि कोई भी घटना, कोई भी चीज़ हम सोचते हैं, सब इन्हीं के अकॉर्डिंग सोचते हैं। मैं आपको टाइम टू टाइम दिखाता रहूँगा। तो आपने देखा कि किस प्रकार से गोचर ने लग्न, लग्नेश, 8th हाउस एंड अष्टमेश को फंसाया। गोचर ने भी, दशाओं ने किस प्रकार से अफेक्ट किया, और कुंडली में योग बने थे। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये टाइम जो 31 अक्टूबर 1984 था, उसी समय ये घटना आके घट गई, क्योंकि उस वक्त गोचर यहाँ पर फिट हो रहा था, कुंडली में योग थे और दशाएं चल रही थी। अब बात आती है कि दशाएं तो 1984 से 1987 तक चलने वाली थी, बिल्कुल सही। 90, तो ये 3 साल में इसी समय क्यों घटना घटी, तो आपको पता है मंगल की बहुत इंपॉर्टेंस है। और मंगल लगभग अगर वक्री और अतिचारी नहीं हुआ, अतिचारी भी होते हैं प्लैनेट, बट अतिचारी का क्या इफेक्ट पड़ता है हमारी लाइफ में, अभी इसकी खोज होना बाकी है, क्योंकि इसके बाद तो एस्ट्रोलॉजी किसी दूसरी दुनिया में चली गई, उपाय की दुनिया में चली गई, तो इसलिए इस पर खोज होना बंद हो गया। अतिचारी प्लैनेट जो नॉर्मल स्पीड से फास्ट चलने लगते हैं उसे अतिचारी कहते हैं। वक्री जो अपनी नॉर्मल स्पीड से धीमे चलने लगते हैं उसे वक्री कहते हैं, और कुछ वहाँ पे कर्व लेता है वो, ठीक है। हमें अर्थ से देखने पे दिखाई देता है कि वो उल्टा चल रहा है, एक्चुअली वो उल्टा नहीं चलता, वो कर्व ले रहा है, सूर्य से दूर चला जाके कर्व ले रहा है वो, तो उस वक्त बहुत पावरफुल प्लैनेट हो जाता है अगर कोई भी प्लैनेट वक्री हो गया तो, ठीक है। तो इसी वक्त ये घटना घटी क्योंकि गोचर ने इस पे इफेक्ट डाला। समय चल रहा था 3 साल का, और साथ में ये गोचर है, और शनि का भी गोचर 2.5 साल का होता है, लेकिन मंगल लगभग 45 डेज में अपना इफेक्ट दिखाता है। तो मंगल का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। नहीं, वो 45 डेज अगर पहले से ही गाइड कर दिए जाते कि इस 45 डेज में आप बच के रहिएगा, तो मुझे लगता है कि आप इस वक्त ये घटना ना घटती। हो सकता है कि आगे फिर ये कॉम्बिनेशन बैठता, तब ये घटना घट जाती, लेकिन घटती तो कन्फर्म, क्योंकि कुंडली में योग बने हुए हैं और दशाएं तो चली रही थी वैसी। अब यही दशा नहीं, और भी बहुत सारी इसमें दशाएं हैं जिसमें जिस नक्षत्र में कोई भी प्लैनेट बैठा उसका भी इफेक्ट पड़ा। तो वो सब चीज़ें मैं टाइम टू टाइम आपसे शेयर करता रहूँगा। दशाएं होनी चाहिए, गोचर फिट होना चाहिए और कुंडली में योग होने चाहिए। यही 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है एस्ट्रोलॉजी के लिए, और जिस वक्त ऐसा होगा वो घटना घट जाएगी। बहुत दुख के साथ, बहुत सबको दुख है, क्योंकि वो भारत की प्राइम मिनिस्टर थी और उनके साथ ऐसी घटना घटी। तो मैं ये बता रहा हूँ कि एस्ट्रोलॉजी की आप इंपॉर्टेंस को समझें। एस्ट्रोलॉजी में हम चीज़ों को आने वाले समय से पहले ही बता करके गेस कर लेंगे कि भाई ये समय आपका गड़बड़ है, तो हम चीज़ों को टाल नहीं सकते, बट वो जो एक्सीडेंट या कोई ऐसी घटना होने वाली है पहले से बता करके उसके इफेक्ट को कम किया जा सकता है। बस इतना किया जा सकता है, टाला तो नहीं जा सकता।
बाकी अगर जितना भी आप उसमें प्रिकॉशन लेंगे उतना अच्छा, बट ये नहीं कि प्रिकॉशन की जगह उपाय करने लगे। प्रिकॉशन का मतलब है कि हमें बचकर चलना पड़ेगा उस 45 डेज में, अगर मंगल का इफेक्ट आ रहा है तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पर करते हैं। अपने यहाँ हर चीज़ को लेकर रिसर्च करते हैं, उसी रिसर्च के बेसिस पर आपके प्रेडिक्शन किया जाता है। तो ऐसी घटनाओं को पहले से ही बता दिया जाता है कि ये चीज़ होने वाली है। मैं फिर ऐसी और भी आपके सामने हॉरोस्कोप लाऊंगा, फार्मूला यही होगा, घटनाएं सेम घटेंगी। तब तक के लिए नमस्कार।